जिस दिन मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि हमारा बच्चा 3 दिन बाद ही इस दुनिया में आने वाला है, तभी से मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर जल्दी से अपने गांव अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। मैं और मेरी पत्नी संगीता अपने आने वाले बच्चे के बारे में नाम भी सोचकर रख चुके थे। हमें एक बेटी की इच्छा थी। हमने अपनी बेटी का नाम रुचि सोच रखा था। बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी और शादी के पूरे 5 साल बाद पहली बार हमें औलाद की खुशी दी थी। अब मुझे सुबह का इंतज़ार था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाऊं। वो सारी रात मैंने ऐसे ही गुजार दी थी। सुबह मैं अपने मालिक के सामने खड़ा था और उनसे छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस 1 हफ्ते ही की तो बात है। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते में हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल समय में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँ। मेरा मालिक गहरी सोच में डूबा हुआ था। कहने लगा, आलोक, तुम्हारे जाने से मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मैं बहुत हैरान हुआ और बोला, मालिक, कैसा नुकसान? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे मालिक कहने लगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर वो राज तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे लिए कितने ख़ास हो। मालिक कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम अपनी पत्नी की डिलीवरी से फ्री हो जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से बातचीत नहीं की थी। मेरी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं बोला, मालिक, इस तरह तो मैं पूरा हफ्ता बेचैन ही रहूँगा। आप मुझे जाने से पहले ही सारी बातें बता दें। मालिक बोले, आलोक, पहले मैं कुछ बातों के बारे में श्योर हो जाऊं, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँगा। तुम तुम मुझसे वादा करो कि बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने अपने मालिक से वादा कर लिया। मेरे मालिक ने मेरे हाथ पर मेरी सैलरी भी रख दी थी। बच्चे पैदा कराने वाली दाई ने हमें पहले ही आसार बता दिए थे कि तुम्हारे यहाँ बेटी ही पैदा होगी। इसलिए मैंने जाकर अपनी बेटी के लिए एक पिंक कलर की फ़्रॉक और कुछ खिलौने भी खरीद लिए थे। मैं शाम की बस में बैठा और सुबह तक अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी पत्नी संगीता मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माता पिता भी बच्चे के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश हो रहे थे। मैंने हमारी बच्ची की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। कहने लगी, आलोक, हमारी बेटी बहुत ही खुश किस्मत होगी जो उसे आप जैसा बाप मिला है। मेरी छुट्टी का तीसरा दिन था जब मेरी पत्नी की हालत ख़राब हो गई। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। और ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। सब बहुत खुश थे। 2 दिन तक मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया रहा कि मुझे आसपास का भी कुछ होश नहीं था। फिर मेरे दिमाग में अचानक से मालिक की बातें घूमने लगीं। मैंने सोचा कि जिस मकसद के लिए आया था वो तो पूरा हो ही गया, क्यों ना अब मैं वापस चला जाऊं। हो सकता है मालिक ने मेरे साथ कोई ख़ास बात करनी हो। संगीता मुझसे नाराज़ हो रही थी कि आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं, मगर मैंने उसे किसी न किसी तरह समझाया कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊँगा। तब वो मान गई थी। मैं अपने मालिक के घर पहुँचा तो मुझे वहाँ कुछ अजीब सा माहौल महसूस हुआ। मेरा दिल घबरा गया था। मैंने सोचा, शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास हो रहा है। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौकीदार कहने लगा, आलोक, घर के मालिक की मौत हो गई है। मैंने आंखें फाड़कर चौकीदार की तरफ देखा था, क्योंकि मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी बात सुनकर चौकीदार बोला, मैं सच कह रहा हूँ। कितने अच्छे इंसान थे ना हमारे मालिक, अपने नौकरों का कितना ख्याल रखा करते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। मैं बोला, ये सब अचानक कैसे हुआ? चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 3 दिन बाद ही वो इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और सारा दिन यहाँ से वहाँ टहलते रहे। फिर मेरे पास आए थे और कहने लगे, आलोक की कोई खबर आई कि नहीं? मैंने नाम में सिर हिला दिया तो वो कहने लगे, अच्छा, मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ रह गया, कब तक लौट कर आएगा। फिर मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन करने लगे, मगर तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं चौकीदार की बात सुनकर हैरान रह गया। अचानक ही मालिक की ज़िंदगी में मेरी इतनी ज़्यादा अहमियत कैसे हो गई थी? वो मेरे यहाँ से जाने पर बेचैन हो गए थे। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगा तो मुझे याद आया कि सच में मेरे नंबर पर मालिक की कई कॉल्स आई हुई थीं, मगर मैं बेटी की खुशी में सब कुछ भूल गया था। मैंने सोचा था कि बाद में कॉल कर लूँगा, लेकिन बेटी की खुशी में सब दिमाग से निकल गया।
मैंने चौकीदार से कहा, बाबा तुम्हें पता है कि मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे? चौकीदार बाबा हंसकर बोला, तुम्हें तो पता है हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखलंदाजी करते हैं। मालिक की मौत के बाद मुझे ख्याल आया कि काश मैं उनसे पहले ही पूछ लेता कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हम अभी गेट पर ही खड़े थे, ये बातें कर रहे थे कि एक नौकरानी वहीं आ गई और कहने लगी, आलोक तुम्हें मालकिन अंदर बुला रही है। मैंने सर हिला दिया और उस नौकरानी के पीछे चल दिया। मालकिन ने मुझे देखते ही कहा, आलोक तुम अपने मालिक के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए? मैं बोला, मालकिन मुझे उनकी मौत के बारे में किसी ने नहीं बताया। अब मुझे गेट पर चौकीदार ने बताया तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अफसोस है कि उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर मालकिन ने पूछा, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश हो गई? मैं बोला, जी मालकिन। असल में मेरा काम यहाँ पर मालिक को ऑफिस ले जाना और ऑफिस से घर लाना होता था। आज जब वो नहीं रहे तो इसका मतलब था कि मेरी जॉब भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा, मैं अपने गांव वापस चला जाता हूँ। लेकिन मालकिन जल्दी से बोली, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मालिक के बाद अब इस घर को छोड़कर चले जाओगे? बाकी किसी भी नौकर ने नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, तो फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, मालकिन मेरा काम तो सिर्फ मालिक के साथ ही था, अब जब वही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने इरादा कर लिया, जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। मुझे मालिक की मौत का बहुत दुख था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके साथ पिछले 8 वर्षों से काम कर रहा था। उन्होंने कभी तनख्वाह के मामले में देरी नहीं की थी, हमेशा टाइम पर दे देते थे। हम नौकरों का बहुत ही ख्याल रखते थे। अब मुझे मालिक की वो बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने अपने मरने से चंद दिन पहले कही थीं। वो पता नहीं मुझे किस राज के बारे में बता रहे थे। मैंने सारे सवालों में उलझा जा रहा था। मैं अब इस बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता था। रात हुई तो नौकरानी मेरा खाना लेकर कमरे में आ गई। वो मुझे देखकर बोली, आलोक मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर एकदम से चौंका। मैं बोला, तुम्हें कैसे पता कि मालिक ने मुझे बहुत याद किया था? वो बोली, मरने से 1 दिन पहले वो मुझसे कह रहे थे कि पता नहीं आलोक कब तक वापस आएगा। मैं भी बोली कि मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी बात सुनकर मालिक थोड़ी देर बाद बोले थे, अच्छा ये बताओ तुम्हारी नज़र में आलोक कैसा आदमी है? मैं बोली थी, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने आज तक आलोक में कोई बुराई नहीं देखी, अपने काम से काम रखता है। मेरी बात सुनकर मालिक चुप हो गए थे। मैंने पूछा, तुम कुछ जानती हो कि मालिक मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे थे? तो उस नौकरानी ने नाम में सिर हिला दिया और खाना रखकर चली गई थी। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था और बहुत जल्दी गहरी नींद में भी डूब गया था। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आए थे। कहने लगे, आलोक जल्दी से उठो और मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मालिक का यूँ मेरे सपने में आना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से पानी पिया और सोचने लगा कि मालिक ने मुझे अपने कमरे में जाने को क्यों बोला था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा था जिससे मेरी सारी उलझन ख़त्म हो जाती, मगर मैं मजबूर था। मैं मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर तो मालकिन होती, और मैं इस तरह आधी रात को एक विधवा औरत के कमरे में कैसे जा सकता था। मैं बड़ी देर तक इसी सपने के बारे में सोचता रहा। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी संगीता से बात की। वो मेरी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात भर रोती है, मुझे परेशान करती है, मुझसे अकेले नहीं संभाली जाती। आप घर पर होते थे तो मेरे दिल को कुछ सुकून होता था और मैं बेटी को संभाल लेती थी, लेकिन अब मेरा दिल आपके जाने से ही परेशान है। इसलिए हमारी बेटी रुचि का रोना भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं बोला, संगीता क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली हो। मुझे उम्मीद है कि ये मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। फिर मैंने संगीता को अपने मालिक की मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। कहने लगी, आलोक उनकी अचानक से कैसे मौत हो गई? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ खबर ही नहीं, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर आने वाला था तब मालिक ने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि ज़िंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी कि वो मुझसे अपने दिल की बात कर सकते। फिर मैंने अपने सपने के बारे में भी संगीता को बताया तो वो चौंक गई। कहने लगी, आलोक मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते,
यकीनन वो आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहते होंगे। जब मालिक आपके सपने में आए थे तो आप फ़ौरन उसी समय अपनी मालकिन के कमरे में चले जाते। मैं बोला, संगीता कैसी बातें कर रही हो? भला आधी रात के समय मैं मालिक के कमरे में कैसे चला जाता? वो तो जवान विधवा औरत है, मेरा इस तरह उनके कमरे में जाना ठीक नहीं। संगीता बोली, आलोक आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दें, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। मैंने कहा, हाँ लगता है अब ऐसा ही कुछ करना होगा। इतनी ही देर में वही नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मेम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो। मैंने सिर हिला दिया और फ़ौरन गेट बंद करके अपने कमरे से बाहर आ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई थीं। कहने लगी, मुझे ऑफिस लेकर चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर डाल दी। मालकिन थोड़ी देर बाद मुझसे पूछने लगी, आलोक तुम कितना पढ़े लिखे हो? एक ऐसा सवाल था जो आज तक मेरे मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन बोली, तुम्हारे मरने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आलोक पर विश्वास कर सकती हो, बहुत ही अच्छा लड़का है। हालांकि उसने कम शिक्षा पाई है मगर ऑफिस के मामलों में भी तुम मुझसे मदद ले सकती हो। आलोक सच कहूँ मुझे इस बिजनेस वगैरह की ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। तुम बताओ मैं ये सब कैसे संभालूं? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा तुम्हें और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन मैं गांव का रहने वाला हूँ, शिक्षा भी मेरी बस मामूली सी है और बिजनेस वगैरह के मामलों के हवाले से भी मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मालकिन बोली, देख लो आलोक, ये तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाया करोगे, हर काम पर नज़र रखोगे, बाकी बिजनेस का मामला मैनेजर ही देख लेगा। तुम्हारे मालिक की मौत के दुख से मुझे थोड़ा उभर लेने दो, आगे क्या करना है वो मैं खुद ही देख लूँगी। और फिर तुम भी सोच नहीं सकते कि अपने मालिक की कुर्सी पर बैठने से तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपयों में बदल जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लॉटरी निकल गई हो। मेरी बेटी रुचि तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यवान साबित हुई थी। जब मालकिन मुझे इस बात पर इतना जोर दे रही थी तो फिर मैं भी मान गया और मैं मना नहीं कर पाया था। वो मेरे साथ ऑफिस गईं और उन्होंने सबको समझा दिया कि आज से आलोक तुम लोगों का नया बॉस है, तुम सब लोग इसका कहना मानोगे। मालकिन की बात सुनकर सब लोग मुझे हैरत भरी नज़रों से घूर रहे थे और फिर सब खड़े होकर मुझे सिर झुकाकर सलाम करने लगे। खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली सा ड्राइवर से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहाँ सिर्फ निगरानी करने के लिए था, असल मालिक नहीं था, मगर फिर भी नौकर मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। अब मैं रोज़ ऑफिस जाने लगा था। ऑफिस का सारा काम मेरी अनुमति से ही होता था। ऑफिस की कोई भी फाइल मेरे साइन के बिना पूरी नहीं होती थी। किसी को भी छुट्टी चाहिए होती तो वो सबसे पहले मुझे आकर एप्लीकेशन देते थे। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा था। मैंने फ़ोन पर अपनी तरक्की के बारे में जब अपनी पत्नी को बताया तो वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी तरक्की से मेरी पत्नी तो बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने दिल को खुश नहीं कर पा रहा था। अंदर से मेरा दिल बहुत बेचैन था और सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ मेरा सपना था, जो मुझे हर रात सपने में मालिक नज़र आते थे और वो मुझसे यही कहते कि मेरे कमरे में आओ, मगर मैं वहाँ कैसे जा सकता था? ये तो अपने उसूलों से गिरी हुई बात थी। मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को चला जाऊं। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे नाराज़ होकर मुझसे मेरी हैसियत ही ना छीन लें। इस तरह तो मेरी लाखों की सैलरी मेरे हाथों से निकल जाती। इसलिए मैं हर रात अपने सपने को रद्द कर देता। मुझे मालकिन के ऑफिस को ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ गई थी। मेरे तो पैर खुशी से ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। कुछ पैसे मैंने खर्च के निकाल कर सारे पैसे गांव अपनी पत्नी के पास भेज दिए थे। ऑफिस में बैठा हुआ था कि मेरी मालकिन का फ़ोन आ गया। कहने लगी, जल्दी से घर आओ, मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर क्या बात है जो मालकिन ने मुझे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाया है। मैं घर पहुंचा तो मालकिन बाहर हॉल में ही बैठी हुई थीं, वो रो रही थीं। उन्हें रोता देखकर मेरी घबराहट बढ़ चुकी थी। क्या हो गया, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? मैंने पूछा। आज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, वहाँ से ये लेटर मिला है। ये तुम्हारे नाम मेरे पति ने लिखा था। मैंने उस लेटर को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो कहने लगी, इसको पढ़कर देखो और मुझे भी बताओ मेरे पति तुमसे क्या कहना चाहते थे जो उन्होंने इस लेटर का सहारा लिया। मैंने जल्दी से लेटर के ऊपर से टेप उतार दी थी। मैंने वो लेटर पढ़ा तो दंग रह गया। उसमें मालिक ने लिखा था, आलोक
मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा आदमी हो, मगर फिर भी तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में सारी छानबीन कराई है। तुम्हारे बारे में सबने अच्छा ही बताया है, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली। आलोक, मुझे डॉक्टर ने बता रखा है कि मुझे एक बहुत ही लाइलाज खतरनाक बीमारी है। मैं अब बच नहीं सकूंगा। बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे पीछे मेरी पत्नी इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। उसके सर पर उसके माता पिता का भी साया नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरी पत्नी को कभी मत छोड़ना। तुम उससे शादी करके उसका सहारा बन जाना। मैं अपनी पत्नी को लेकर किसी और इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। लेटर छूटकर मेरे हाथों से गिर चुका था। मैं दंग रह गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मालकिन बोली, आलोक, क्या लिखा है इस खत में, मुझे भी बताओ। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से ये कहता तो शायद वो मुझ पर विश्वास न करती। इसलिए मैंने लेटर उसकी तरफ बढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। बाहर आकर मैं सोचने लगा था, शायद मालिक मुझसे यही कहना चाहते थे। शायद वो मेरे सपने में भी इसीलिए आया करते थे। अब बात तो ये थी कि अब मुझे अपने मालिक की वसीयत को पूरा करना चाहिए या नहीं। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता था। मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इसके बारे में क्या कहती हैं। मुझे उनका जवाब सुनकर ही आगे कोई फैसला करना चाहिए। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। मैं कमरे से बाहर निकला तो मालकिन हॉल में ही बैठी हुई थी। कहने लगी, आलोक, तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है। मैंने नजरें झुका लीं। मैं बोला, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। आलोक, मैं भी अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान को शामिल करने के बारे में सोच नहीं सकती, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैं मर जाऊँगी मगर अपने पति की वसीयत हर हाल में मानूंगी। मैं इस रिश्ते पर राजी हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम इस बात पर सहमत हो या नहीं। मैं मालकिन की तरफ देखने लगा था। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरी मालकिन बहुत ही सुंदर औरत थी। मैं बोला, मालकिन, सोच कर बताऊँगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। मुझे अब 100% विश्वास हो गया था कि अब मालिक मेरे सपने में नहीं आएंगे। लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। रात के पिछले पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आए थे। कहने लगे, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं नींद से चौंका तो सोचा कि अब तो मुझे खत मिल गया है। मालिक की आखिरी इच्छा क्या थी वो मुझे पता चल चुकी है। तो फिर अब मालिक मेरे सपने में क्यों आए, और अब मालकिन के कमरे में जाने की क्या ज़रूरत बनती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ सोच कर उठा और अचानक मालिक के कमरे में बिना नॉक किए अंदर दाखिल हो गया था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो मालकिन की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो थर थर काँपने लगी थी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मेरा हाथ पकड़कर बोली, आलोक, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम इस राज को राज रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। हम ऐश भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। बस वो तुमने आज यहाँ जो देखा है वो किसी को मत बताना। अपनी आंखें बंद कर लो। मैं बोला, मालकिन, ये सब क्या है। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मालकिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बोली, आलोक, मैं करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक नौकर से कर दी थी। ये सारा बिजनेस तुम्हारे मालिक का नहीं बल्कि मेरा है। मैं और पुनीत एक दूसरे के साथ खुश थे। पुनीत हर लिहाज से एक अच्छा पति साबित हुआ था, मगर फिर पुनीत ने तुम्हें अपना ड्राइवर रख लिया। मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैंने बहुत साल खुद पर कंट्रोल किया कि किसी तरह मैं तुमसे दूरी बना लूं और तुम्हारी मोहब्बत को दिल में जगह ना दूं, मगर मैं और ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने पुनीत को रास्ते से हटाने का फैसला किया था, मगर उसे न जाने कब इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। यही सब कुछ वो तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद पुनीत के खाने में ऐसी दवा मिला दी जिससे उसका शरीर बेजान हो गया। तुम ये तो जानते ही होगे कि पैसे से दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने पैसे देकर कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था और पुनीत की मौत का झूठा ढोंग रचाया था। उस समय मैंने पुनीत को दवाइयों के असर में बेहोश रखा था। मैं पुनीत को जान से नहीं मार सकती थी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि सारी जायदाद तो पुनीत के नाम पर है। या तो मेरे माता पिता ने ही मेरे साथ धोखा किया था और उन्होंने सारी दौलत जायदाद पुनीत के नाम पर कर दी थी, या पुनीत ने ही धोखे से सारी जायदाद अपने नाम पर कर ली थी। मैं कह नहीं सकती। पुनीत ने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने के बाद ये सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाए।
अब मैंने पुनीत को दवाइयों के असर से अपने कमरे में ही रखा हुआ है। मैं उस पर दबाव बनाती हूँ कि तुम तलाक के पेपरों पर साइन कर दो और सारी जायदाद वापस मेरे नाम कर दो, क्योंकि अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो फिर कोर्ट से ये सारी जायदाद अनाथ आश्रम को चली जाएगी। मगर ये मानते ही नहीं। तुम बताओ, रात के समय मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला, मालकिन, मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ हर रात मालिक को सपने में देखता हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि मेरे कमरे में जाओ, इसीलिए मैं यहाँ आया था। मालकिन बोली कि ये सब तुम्हारा वहम है। तुम शायद दिन भर ये सोचते रहते हो कि पता नहीं मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे। अपनी बात किए बिना ही मालिक इस दुनिया से चले गए, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सपना आने लगता है कि मालिक तुम्हें कुछ राज बताने के लिए अपने कमरे में भेजते हैं। इतना कहकर मालकिन मेरे बहुत करीब आ गई थी, इतना करीब कि उसके शरीर से उठती परफ्यूम की खुशबू को मैं महसूस कर सकता था। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हटा तो मालकिन ने मुझे मेरे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी नशीली आवाज़ में पूछा, अच्छा आलोक, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है? फ़ैसला मेरे हक़ में ही लेना। मुझसे शादी करके तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, ऐसी खुशी दूंगी जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी दे ना सकी होगी। ये कहकर मालकिन ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से मालकिन को धक्का दिया और बोला, मालकिन, मालिक को आप मुझे सौंप दें, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने अपने मन में सोचा कि एक ऐसा आदमी जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहते हों, जिसके बारे में हर रात मुझे सपने में इशारा दिया जाता हो, मैं उसको यूँ तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता था। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और मालकिन की दी हुई दवाएं उन्हें देना बंद कर दी। वो थोड़े ही दिनों में अच्छे भले हो गए थे। सारी कार्रवाई वो पहले से ही जानते थे। मालिक ने मेरा बहुत शुक्रिया किया। मैंने उनकी जान बचा ली थी। मैं अपने गांव वापस जाने लगा तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 50 लाख रुपये दिए थे, जो मैंने लेने से मना कर दिए, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें नहीं दे रहा, ये तुम्हारी बेटी के लिए हैं, उसके फ्यूचर के लिए हैं। तुम ये सारी रकम अपनी बेटी रुचि के लिए सेव करके रखना। मालिक ने सारी जायदाद वापस मालकिन के नाम कर दी थी और उसे तलाक देकर विदेश चले गए हैं। अब मालकिन अकेली रहती है। वो एक ऐसी औरत जो गैर मर्द की खातिर अपने पति के साथ धोखा कर सकती है, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं आज भी हैरान हूँ कि मालिक का ऐसा कौन सा काम था जो भगवान को पसंद आ गया और उनकी मदद की। फिर मैं सोचता हूँ, बेशक मारने वाले से बचाने वाला सिर्फ ईश्वर है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।